अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ फिर से इजाज़ मोहम्मद हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले आप डियर स्टूडेंट जान चुके हैं कि अगर एक कंडक्टर मैं ले लूँ और उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट कर दूँ तो यकीनन उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसके नतीजे में करंट मिलती है। यही बेसिक फ़लसफ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें हम एक मैग्नेट लेते हैं और एक कॉइल लेते हैं, कोई कंडक्टर लेते हैं और उस कंडक्टर को जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मूवमेंट देंगे तो उस सूरत में एक ईएमएफ पैदा होता है। हमारा काम जानना यह था कि वो जो ईएमएफ पैदा होता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हम इससे पहले जो दो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसमें सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको पता होगा हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है। इसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ रखा है, उसका नाम था लेंस लॉ। आज का हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ सीधा साधा सा है, आपके पास एक कंडक्टर होगा और इसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोमेंट देंगे, मोशन देंगे, जिसके नतीजे में जो करंट या ईएमएफ हमारे कंडक्टर में पैदा हुआ होगा उसको हम नाम देंगे मोशनल ईएमएफ। तो मोशन नाम से ही थोड़ा बहुत आपको वाजे हो रहा है, समझ में भी आ रहा होगा, जिसमें हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट देंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट देने के नतीजे में जो ईएमएफ पैदा हुआ होगा उसको मोशनल ईएमएफ। एक छोटा सा मैथमेटिकल वर्क है और साथ साथ हम समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। मैंने आपको लेंस लॉ पढ़ाते हुए भी समझाया था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, वो इसी टॉपिक में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने मेटल रे लिया है, कुछ नहीं किया मैंने, समझ लीजिएगा एक कंडक्टर ये हुआ, एक और कंडक्टर मैंने यहाँ पर ऐसे लिया, दो कंडक्टर बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ये एक कंडक्टर है, ये कोई दूसरा कंडक्टर है, दोनों मैंने एक दूसरे के पैरेलल यूँ रखा हुआ है। फिर मैंने क्या कर दिया, इसी के साथ साथ एक और वायर या जो भी है कंडक्टर इसके साथ मैंने यूँ अटैच किया है, कनेक्ट किया है, ऐसा कनेक्ट किया है। और मैंने यहाँ पर सेंसिटिव गैल्वानोमीटर भी कनेक्ट की है। गैल्वानोमीटर कनेक्ट करने का सिर्फ एक ही फ़लसफ़ा है, वो है गलती से भी अगर यहाँ पर मामूली करंट पैदा हुआ होगा वो करंट को डिटेक्ट करता है, इसीलिए हमने एक गैल्वानोमीटर भी कनेक्ट किए। फिर हमने क्या कर दिया कि इसी के ऊपर एक और, मैं यहाँ पर चले एक और ज़रा जहन में लीजिएगा, देखिए मैंने यहाँ पर एक और कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को हम यूँ मूवमेंट देते रहेंगे, जहन में रख लीजिएगा। देखिए इस कंडक्टर को इसके ऊपर यूँ मूवमेंट देते रहेंगे, ये सब के सब फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर ये कंडक्टर जिसका जो लेंथ L होगा, जिसको AB से रिप्रेजेंट किया है, वो इस कंडक्टर के अंदर इस मतलब इस सिस्टम के ऊपर कंटिन्यूसली यूँ स्लाइड कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। अब हमने इसमें दो चीज़ें वेरीफाई भी करनी है। पहली बात तो ये है कि ये क्या वाकई में जो ईएमएफ यहाँ पर पैदा हो रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ पैदा हो रहा है कि नहीं। दूसरा, क्या यहाँ पर लेंस लॉ भी वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको भी डियर स्टूडेंट हमने आज समझना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये कंडक्टर, इसमें आपको बहुत सारे क्रॉस नज़र आ रहा होगा। ये क्रॉस सिर्फ किसी ख़ास चीज़ की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है, याद से जहन में रख लीजिएगा डियर स्टूडेंट। मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ, ये जो क्रॉस साइन है ना, वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड डायरेक्शन को जाहिर करता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं इसी क्रॉस के जगह पे डॉट लिखता तो ये जो डॉट है मैग्नेटिक फील्ड का आउटवर्ड डायरेक्शन को जाहिर करता है। तो मैंने यहाँ पर क्रॉस इस्तेमाल की है, तो ये बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका ये मतलब समझ लीजिएगा, ये बिल्कुल जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर मैंने दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ इनवर्ट है, यूँ है। यानी ऐसा होने का मतलब है कोई मैग्नेट होगा, उसका नॉर्थ पोल इस साइड पर होंगे, हमारी तरफ होगा, और जो इसके जो साउथ पोल है वो अंदर की तरफ होंगे, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ यूँ इन हो रहा होगा। डियर स्टूडेंट इसी को मैंने यहाँ पर क्रॉस साइन से शो किया है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, जहन में रख लीजिएगा, ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर को देखिएगा एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, ABCD, ये एक लूप है, कंटिन्यूअसली क्लोज सर्किट है। अब अगर मैं इस कंडक्टर को मूवमेंट दे दूं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दूं, एक्सटर्नल वर्क कर दूं, इस कंडक्टर को अगर मैं इस साइड पे मैं अगर इसको मूवमेंट दे दूं, जिसका जो वेलोसिटी है उसको v से जाहिर किया है, ये वेलोसिटी मोशन ऑफ कंडक्टर को जाहिर करता है या एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन को भी जाहिर करता है, ध्यान में लीजिएगा। ठीक,
करंट की वजह से पैदा जो मैग्नेटिक फोर्स सेट कर रहा है उसको नहीं, बल्कि मैं इसको जो पुश कर रहा हूँ एक्सटर्नल इस पर वर्क कर रहा हूँ, उस एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन को जाहिर करता है या मोशन ऑफ कंडक्टर है जिसकी वेलोसिटी को वी से जाहिर किया है। डियर स्टूडेंट, ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। ये कंडक्टर है ना, इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होते हैं। आपने एक टॉपिक पढ़ा है, उसका नाम था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। उसके मुताबिक कोई भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करता हो, जैसे इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगर यूं मूव करता है, आगे मूव करता है, यानी कि कंडक्टर आगे मूव करेगा तो इसके अंदर मौजूद चार्ज भी तो जाहिर सी बात है आगे मूव कर रहा होगा। तो जैसे यूं मूव करेगा तो खुद देख लीजिएगा, ये जो चार्जेस है ना वो कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन यूं है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट है, यूं है, देने दोनों एक दूसरे के देखें ऐसा ही है, इनवर्ट। तो उस सूरत में आप खुद देख लीजिएगा, सॉरी यूं रखा जाएगा क्योंकि मोशन की डायरेक्शन यूं है और ये जो शो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये दोनों आपस में जाहिर सी बात है क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हमारे जो चार्ज पार्टिकल इस पर एक शानदार सा फोर्स लगता है। उस चार्ज पर जो फोर्स लगती है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। कंडक्टर की जो मोशन है और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इन दोनों की ये परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा इसको समझना हो तो डियर स्टूडेंट आपको राइट हैंड रूल समझना होगा। देखें मैंने यहाँ पर अपना राइट हैंड बनाया है, बिल्कुल आपका भी राइट हैंड ऐसा ही होगा, राइट हैंड यूं। आप ना सबसे पहले क्या समझना, जहन में रख लीजिएगा, हमारे जो चार्ज है ना वो किधर मूव कर रहा है। चार्ज की जो मूवमेंट है ना वो अगर आपको पता चले तो इसका मतलब होता है आपको इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन पता चलेगा, क्योंकि चार्ज की मूवमेंट को ही हम करंट कहते हैं। तो करंट की डायरेक्शन को ऑब्टेन करना हो तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, चार्ज किधर मूव कर रहा है वो निकालेंगे। फिलहाल हमें नहीं मालूम, चार्ज पर ऐड करने वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अपने हाथ को ऐसा रख लीजिएगा, यूं अपने हाथ को कुछ इस तरह से रख लीजिएगा जिसमें आपको जो पाम है ये और ये जो फिंगर्स हैं और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी पाम का नॉर्मल और ये जो फिंगर्स और हमारे जो थंब है ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस तरह आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें कि जिसमें हमारा थंब डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कहें या वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर कहें ये जाहिर करता है, ये वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर को जाहिर करता है। ये जो फिंगर्स हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है। पाम का जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फोर्स को जाहिर करता है। किस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स, इस कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्ज पर एक्ट करने वाले फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट, मैं अपने हाथ को ना कुछ एडजस्ट करूंगा, कुछ इस तरह से करूंगा क्योंकि ये जो क्रॉस है वो मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है, वो इसकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ट है। तो मेरे जो ये जो हाथ है, ये जो फिंगर्स हैं, इसको मैं इनवर्ट रखूंगा। और क्योंकि ये जो थंब है ना वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर को जाहिर करता है, तो मैं अपने हाथ को इसको इन चार फिंगर को इन रखते हुए हमारा जो थंब है उसको इस साइड पर रखूंगा। पाम का नॉर्मल की डायरेक्शन कहाँ पर है, ऊपर। पाम का जो नॉर्मल की डायरेक्शन ऊपर होने का मतलब है चार्ज पर ऐड करने वाले फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है। इसका मतलब जितने भी इसके अंदर चार्जेस होंगे इसमें ये सारा चार्ज यूं मूव करेगा, तो यकीनन चार्ज जैसे यूं मूव करेगा तो इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन यूं होगी। शर्त यह है कि कंडक्टर उधर मूव कर रहा हो, तब जाके हमारे जो कंडक्टर के अंदर चार्ज है इसकी डायरेक्शन यूं होगी। देखिए यानी कि चार्ज पर जो फोर्स सेट करेगा एफ इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, इसको आप एफ इजिकल टू क्यू बी साइन थीटा, उसमें जो एंगल है वेलोसिटी और बी का 90 डिग्री है, तो आप डायरेक्ट एफ इजिकल टू क्यू बी भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो डियर स्टूडेंट हमें सबसे अहम यहाँ पर पॉइंट मिला है डायरेक्शन ऑफ करंट के हवाले से, हमें करंट की डायरेक्शन मिली है। करंट की डायरेक्शन यूं होगी। देखिए शर्त यह है कि आगे जैसे जैसा मूव कराते जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन यूं होगी। यस
मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अब तक समझ में आया होगा, क्योंकि सबसे पहला काम हमने चार्ज की जो मोमेंट की डायरेक्शन यानी कि इस कंडक्टर के अंदर यानी इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन को ऑब्टेन करनी है, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, उसमें आपने पढ़ा था किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए और उस कंडक्टर से करंट गुजरे तो कंडक्टर पर ही एक फोर्स एक्ट करता है। एक तो फिर सुन लीजिएगा, किसी भी कंडक्टर से करंट गुजर रहा हो और उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो कंडक्टर पर एक फोर्स एक्ट लगता है। उस फोर्स की जो वैल्यू है F = I × L क्रॉस B, इससे पहले वाले जो चैप्टर है उसमें आपने डिटेल तरीके से पढ़ रखा है, इसका भी लिंक नीचे दे दी जाएगी, आप ज़रूर इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो बहरहाल जो भी है, इस कंडक्टर को जैसे जैसे हम इधर मूव कराते जाएंगे इस कंडक्टर को या इस पूरे जो कॉइल जो सिस्टम है इसे डियर स्टूडेंट हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर कह सकते हैं। अगर इस कंडक्टर को एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका लेंथ L होगा तो यकीनन इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगा, चार्ज की नहीं बात कर रहा हूं, पूरा कंडक्टर जिसका लेंथ L है उस पर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की जो वैल्यू होगी FL = ILB sin थीटा, या F = I × L क्रॉस B था ना, इसी फार्मूले को ही हमने ये लिखा है ILB sin थीटा। डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो थीटा है लेंथ और B के बीच बनने वाला एंगल है और वो यकीनन लेंथ A to B, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट, तो यकीनन ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, तो मैंने एंगल को 90 डिग्री लिख दिया, तो FL = I × L × B, ILB के बराबर आ गया। ये F कौन सी फोर्स है? ये फोर्स है हमारे कंडक्टर पर एक्ट करने वाले फोर्स जब उधर से चार्ज मूव कर रहा था। चार्ज सिर्फ उस सूरत में मूव करता है जब हमारे कंडक्टर कंटिन्यूअसली इस साइड पे मूव कर रहा हो, ज़हन में रख लीजिएगा। तो FL = I × L B के बराबर होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमने एक खास टॉपिक पढ़ रखा था इससे पहले वाला, उसका नाम था लेंस लॉ। आपको याद होगा लेंस लॉ। लेंस लॉ में हमने पढ़ा था जो हमारे जो करंट की डायरेक्शन कॉइल के अंदर कुछ इस तरह से होता है, वो अपने कॉज को ही अपोज करता है जिसकी वजह से करंट मिलती है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस कॉज के अगेंस्ट मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। हम सबसे पहले आप निकालना चाहें तो वो उस फोर्स को भी निकाल सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, अब अगर मैं इसी कंडक्टर को अब अगर मैं इस कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो आप लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। वंस अगेन आप डियर स्टूडेंट इसी हाथ की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक, पहले हमने ज़हन में मिक्सअप नहीं करना, सबसे पहले आपने Q पर लगने वाला जो फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। वो जब निकाल चुके होंगे ख़त्म, बस इसके बाद जब इधर से आपने कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स निकालना है जब उधर से करंट पास हो रहा हो। शर्त यह है कि आपको करंट की डायरेक्शन मालूम हो। तो जब अभी तो माशाल्लाह से हमें पता है करंट की कंडक्टर इस साइड पे मूव कर रहा हो तो करंट की डायरेक्शन यूं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे कंडक्टर पर भी एक फोर्स लगेगा। मजे की बात है, उस फोर्स की डायरेक्शन भी आप राइट हैंड रूल की मदद से निकाल सकते हैं। तब क्या होगा, अपने हाथ को यूं रख लीजिए ना आप, इस तरह रखें कि ये करंट को जाहिर करता है, ये करंट को जाहिर करता हो, यानी कि थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को जाहिर करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है, पाम का नॉर्मल फोर्स को जाहिर करता है। किस पर एक्ट करने वाले फोर्स? हमारे कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स। तब जहन में रख लीजिएगा, जब आपको करंट की डायरेक्शन मालूम हो तो ये वेलोसिटी है ना, इसको मैं रिप्लेस करता हूं। करंट की डायरेक्शन मालूम हो तो हमारे कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स निकालना हो तो उस सूरत में जो हमारा थंब है डायरेक्शन ऑफ करंट को जाहिर करता है। जब करंट को जाहिर करता होगा तो अपने हाथ को यूं रख लीजिएगा, क्योंकि अभी तो हमें माशाल्लाह से पता है करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है, इनवर्ट। मैं अपने हाथ को देखें, मेरा हाथ यूं है ना, मैं इसको यूं रोटेट करके आपके आसानी के लिए यूं रखता हूं, देखो। तो ये करंट को जाहिर करता है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है,
ये जो फिंगर्स है, ये 4 फिंगर, उसकी डायरेक्शन नीचे रखूंगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है। तो ये हमारे कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फोर्स सेट कर रहा हो उसकी डायरेक्शन यूं है, इस साइड पर है, यानी कि वो लेफ्ट साइड पर है। हम कंडक्टर को एक्सटर्नली उस साइड पे मूव कर रहे हैं ताकि इस कॉइल के अंदर फ्लक्स में चेंज आ जाए, करंट मिले। मगर हमारी जो कंडक्टर है उधर से जो करंट पास हो गई, जिसकी वजह से कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फोर्स सेट करेगा, उसकी डायरेक्शन यूं होगी। खुद देख लीजिएगा, वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में है। इसका मतलब हमारे जो कॉज है जिसकी वजह से कंडक्टर आगे पुश हो रहा है, ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन उस कॉज के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब वंस अगेन डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लेंस लॉ वेरीफाई होता है, जिसके नतीजे में यहाँ पर करंट मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें एक्सटर्नल इस कॉज के अगेंस्ट मिलने वाले फोर्स के खिलाफ हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, टाइम भी लेगा। तो यकीनन पावर का कंसेप्ट आता है। तो पावर का जो फॉर्मूला है P = F/V के बराबर, समझ में आ गया। तो पावर का फॉर्मूला F/V क्यों आ गया, वो परेशान होने की जरूरत नहीं। P = वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क खुद फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी को हम V कहते हैं। इस तरह हमने ये रिजल्ट निकाल दिया है। तो पावर जो फॉर्मूला है F/V, F जो कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स है, FL × V कंडक्टर के वेलोसिटी। अब मजे की बात यह है कि हमें FL की वैल्यू भी मालूम है जो कि ILB के बराबर है। V एज इट इज लिख दूंगा। तो ये है वो मैकेनिकल पावर जो हमें सर्व करना पड़ रहा है इस कॉज को मिलने वाले अपोजिशन के अगेंस्ट। अब डियर स्टूडेंट, आपको मैंने लेंस लॉ में भी तफसील से समझाया था, ये जो मैकेनिकल वर्क हम कर रहे हैं वो वर्क ज़ाया नहीं होता, वो वर्क डिसिपेट नहीं हो रहा होता, वो वर्क हमें इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में मिल रहा है। ये जो करंट मूव कर रहा है ना, इसका मतलब वो कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल वर्क हमने यहाँ पर इसको कंडक्टर को यकीनन मूव करने के लिए की है, वो हमें किसकी शक्ल में मिलेगा, इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर की शक्ल में मिलेगा। और पावर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको पता है पावर W/D के बराबर भी होता है, Q × पावर के जो फॉर्मूला है V × I के बराबर भी होता है, I² × RB के बराबर भी होता है, V²/RB। हम यहाँ पर करंट और वोल्टेज के टर्म में पावर = I × V लिख देंगे। V तो आपको पता है कि ये जो चार्ज है ना, ये करंट उस सूरत में मिलना था जब उसको किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करके रखेंगे जिसका वोल्टेज कुछ ना कुछ क्या हो, V हो। मगर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है, तो इसका मतलब इस चार्ज को मिलने वाले एनर्जी V = W/Q होता है। चार्ज, इनमें जो चार्ज है Q, उसको यकीनन एनर्जी मिल रही है। चले मैं इसको एनर्जी लिखता हूँ, तो यकीनन उसको मिलने वाले जो V है उसको मैं इंड्यूस्ड EMF कहूँगा। जो इंड्यूस्ड EMF होता है डियर स्टूडेंट, वो इंड्यूस्ड EMF यानी कि एज ए वोल्टेज है, एक तरह से एनर्जी है, चार्ज को मिलने वाली एनर्जी। यानी कि V को मैं रिप्लेस करूँगा E से, तो फिर P = I × E के बराबर होगा। अब जो एक्सटर्नल जो पावर थी वो था ILBV, मगर जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर हमें मिली है वो I × E। ये दोनों बराबर होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के मुताबिक। जितनी आपने वर्क की है उतना आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। हम यहाँ पर लॉसेस वगैरह को इग्नोर कर रहे हैं। तो उस सूरत में ये जो पावर, इलेक्ट्रिक पावर, वो एक्सटर्नल जो मैकेनिकल पावर के इक्वल होगा। डियर स्टूडेंट, हमने इन दोनों को इसकी भी वैल्यू हमें मालूम है माशाल्लाह से, एक्सटर्नल पावर की वैल्यू भी मालूम है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो खुद देख लीजिएगा। इस P के बजाय हमने ये छाप दिया है और P एक्सटर्नल के बजाय ILBV लिख दिया है। फिर ये I एक दूसरे को नेस्त नाबूद तहस नहस करेगा, तो इंड्यूस्ड EMF जो इसमें पैदा हो रही है LBV। इंड्यूस EMF फिर से जहन में रख लीजिएगा, इस चार्ज को मिलने वाले एनर्जी को इंड्यूस EMF कहते हैं, जिसकी वजह से चार्ज मूव करता है, LBV के बराबर होता है। तो जो इंड्यूस्ड EMF जो यहाँ पर पैदा हो रहा है डियर स्टूडेंट, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है वो आपको यहाँ पर पता लग रहा है।
एक तो कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड कर रहा होगा, वो कंडक्टर उस कंडक्टर का लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद होगा। दूसरा जाहिर सी बात है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है, जितनी स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड ज़्यादा होगी उसी हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा यकीन ईएमएफ इंड्यूस होगा। मगर अगर इसी कंडक्टर को इसके अंदर ऐसे ही रखेंगे तो फैराडे के मुताबिक भी ज़ीरो होता है ईएमएफ, क्योंकि इस लूप के अंदर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। और लेंस के मुताबिक भी ज़ीरो होता है, क्योंकि हमारे इस कंडक्टर को मतलब कोई कॉज ही नहीं है, तो यकीनन अपोजिशन कहाँ से आ गई। बिल्कुल इसी तरह इस मोशनल ईएमएफ के मुताबिक भी नहीं होगी, क्योंकि v की वैल्यू v b और l दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने वाले पे अगर v ज़ीरो होगा तो यकीनन l और b की वैल्यू जितनी स्ट्रांग होगी बिल्कुल फजूल होगा, ईएमएफ भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। तो कंडक्टर का मोमेंट बहुत ही ज़रूरी है। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ईएमएफ पैदा होता है, क्योंकि उसी हिसाब से इसके फ्लक्स में भी चेंज ज़्यादा आता है और कॉज को अपोजिशन भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो अगर ये तो मैक्सिमम केस के लिए, अगर कोई दूसरा अननोन एंगल किसी भी दूसरे एंगल के लिए डीएस अगर आप निकालना चाहते हैं तो यकीनन हमें एल बी वी के साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा लिखना पड़ेगा। तो हमने इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक जो टॉपिक था वो मोशनल ईएमएफ हमने डिस्कस की है, डिटेल से समझने की कोशिश की है। इसमें हमने राइट हैंड रूल समझने की कोशिश की है। राइट हैंड रूल को दो मुख्तलिफ सूरतों में हमने अप्लाई किए हैं, चार्ज पर लगने वाले फोर्स, फिर जैसे वो मिल गया ख़त्म, फिर कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स को हमने अलग जो है ना राइट हैंड रूल की मदद से समझने की कोशिश की है। इसको अगर आप चाहें तो डियरस्टूडेंट फ्लेमिंग जो है ना राइट हैंड रूल और लेफ़्ट हैंड रूल से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर ये सबसे इजी वे है, समझाना भी थोड़ा आसान होता है। तो आज हम जो है ना राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर रहे थे इस अंदाज में, और मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक समझ में आया होगा। नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़ मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।